मेरे को जहाँ तक पता है कि सैम भाई शायद इंडियन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी इमरजेंसी के टाइम पे। उसमें से ना सर एक एच है 51A करके, जहाँ पे लिखा गया कि साइंटिफिक टेम्पर की बात किया, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात की, और साथ में हमारे पास फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 25 है, जो हमें कहता है कि हमारे पास धर्म को मानने का, उसको प्रोफेस करने का, प्रोपेगेट करने का अधिकार सबको है। मतलब आप इस्लाम चाहे, क्रिश्चियनिटी चाहे, बुद्धिज्म चाहे, जैसे बुद्धिज्म तो अभी सबसे ज्यादा कन्वर्जन तो बुद्धिज्म में ही हो रहा है इंडिया में। मेरा ये पॉइंट है सर कि इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये नहीं लगता कि ये चीज ज्यादा अच्छी है कि जिसको जो चाहे वो धर्म में रहे, इसके कंपैरिजन में कि यार आप एक ही धर्म फॉलो करो और यही बेस्ट धर्म है। और मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा कि मरने के बाद क्या होगा, मैं दुनिया में बोल रहा हूँ। इजंट दिस गुड कि अरे आपको जो फॉलो करना है करो, एक घर में एक एथिस्ट है, एक हिंदुइज्म फॉलो कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, चिल कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, रादर देन फोर्सिंग कि अरे आप यही फॉलो करो, इसी को फॉलो करो। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? मेरा यही क्वेश्चन था बस। जी सैम भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रख के बात की, अगर आप करना चाहते हैं कर लें। क्या कहिएगा जी सैम भाई? सैम भाई आपकी, मुझे नहीं आ रही आवाज सैम भाई की। हाँ, उनकी आवाज ही नहीं आ रही, शायद उन्होंने सुना नहीं। चले मैं बात आप ही कर बता देता हूँ। दीजिए। हाँ मैं बात कर देता हूँ। ये मेरे सामने इस वक्त है द कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में ये आर्टिकल पूरा बना था एक, कि एच है उसका 51A ब्रैकेट एच की प्रोविजन है उसकी, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इस्लाम का इसके साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि जितने उस स्टेट के अंडर लोग आएंगे सारे के सारे मुसलमान हो, ठीक है? तो आप जो सवाल उठा रहे हैं वो इस्लामिक स्टेट के ऊपर किसी तौर पर भी उठ नहीं सकता। यानी अगर आप इस्लामिक स्टेट को देखते हुए, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर और उसका कंपैरिजन करवा रहे हैं इस्लामिक स्टेट के साथ, तो इस्लामिक स्टेट के अंदर भी, मदीना के अंदर यहूद और नसारा, बल्कि मजूस भी रहते थे अपने लॉ के, पर्सनल लॉ के मुताबिक। यानी उनको ये था कि आप, असल में मैं एक आयत है अभी आपके सामने, वो मैं पढ़ भी देता हूँ, जिसमें लिखा है फ़इन तहू फला उदवान अलैहिम। ठीक है, एक आयत है फ़इन तहू फला उदवान अलैहिम। असल मकसद ये है सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी रहे, कोई किसी को क्रश करने की कोशिश ना करे, हर बंदा अपने चर्च में, सिनेगॉग में, अपने टेंपल में जाके अपनी इबादत करना चाहे और अपना पर्सनल लॉ लेना चाहे, उसकी इजाजत है। कल भी बात हो रही थी स्ट्रीम में, या परसों मेरे साथ सैम भाई के पास हो रही थी, तो कुरान के अंदर आयत है लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील। यहूदों को कहा गया कि ठीक है तुम कुरान को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, मगर किसी ना किसी कानून को, आर्टिकल को मानना पड़ेगा। तो तुम तौरात और इंजील के उसूल पर चल रहे हो, वो अपनी किताबों को भी छोड़ के बैठे थे। ठीक है, तो ये है चीज जो कुरान ने भी पेश की है कि एक हिंदू रहना चाहता है वो रहे, एक बुद्धिस्ट रहना चाहता है वो रहे, एक मुसलमान रहना चाहता है वो अपने कानून के मुताबिक चले। तो इस्लामिक स्टेट के साथ तो ये चीज क्लैश नहीं करती। जो आप कह रहे हैं कि ये कदरे बेहतर तो नहीं है कि हम ये अप्रोच रखें, तो इस्लाम भी यही अप्रोच रहा है। और रही बात रिसर्च करने की, तो इस्लामिक स्टेट के तहत ही रिसर्च हुई है। हजरत उमर फारूक के ज़माने में कुछ अकाउंट्स को, जिस तरह आजकल ACCA को ढूंढते हैं या चार्टर्ड अकाउंट को हम ढूंढते हैं कि जनाब जिन्होंने किया हो, CAs को ढूंढते हैं फाइनेंस देखने के लिए, हजरत उमर फारूक के ज़माने के अंदर कई प्रोविंसेस के, कई सूबों के जो फाइनेंशियल एडवाइजरी के अंदर थे या फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी वो नॉन मुस्लिम्स की हुई थी। ये डिटेल के अंदर लिखा है, आप तारीख पढ़ लें, बदाया वन नहाया के अंदर आप देख सकते हैं, और कई सीरतों, तारीख की किताबों के अंदर आप देख सकते हैं। ये तो बनु अब्बास के ज़माने में जाके चेंज हुआ, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसीज होना शुरू हो गई थी, कई लोगों ने असैसिनेट किया था, तो उन्होंने कहा नॉन मुस्लिम्स को नहीं रखना ऐसी पोस्ट के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं या ऊंची पोस्ट हैं, उनके ऊपर नहीं रखना। अदरवाइज इस्लामिक स्टेट के अंदर ये अलाउ था, कॉन्स्पिरेसी ना हो रही हो, स्टेबिलिटी हो, कोई मसला नहीं है, कोई हिंदू रहकर स्टेट के लिए काम कर सकता है। देखिए, स्टेट जहां तक फलती फूलती है या स्टेट के अंदर जो प्रोडक्टिविटी या प्रोग्रेस होती है, उससे आइडियोलॉजी का लेना देना नहीं होता, बुनियादी तौर पर कह रहा हूं, रन करने के लिए। हाँ, उसमें बेहतरी आ सकती है कि जिस स्टेट को कोई लोग रन कर रहे हैं वो एक ही आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर बड़े जबरदस्त क्लैशेस हुए कि जब कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो आपकी लोकल पार्टी के साथ लड़ रही थी, जो माओइस्ट थे। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी हुआ। तो अगर ऐसी पॉलिसी चेंज हो, ऐसी पॉलिसी के अंदर क्लैश होना शुरू हो जाए कि जिनका ताल्लुक हुकूमत की मशीनरी के साथ है या उन डिपार्टमेंट्स के साथ है जो इफेक्ट कर सकते हैं या हार्म पहुंचा सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, उससे तो मसला होगा। ये तो इंडिया भी कहता है।
तो ये है बुनियादी चीज। तो इस्लामिक स्टेट को कोई मसला नहीं भाई। नहीं सर, बट मेरा पॉइंट वो हो जाता है कि फिर इक्वालिटी का इशू हो जाता है। जैसे जिजिया देना, फिर ये सही बात है क्या नहीं है वो as per टैक्स शरिया या, वो हाँ वो उसकी मैं आपको बट थोड़ा फिर सा वो समझाता हूँ। इक्वालिटी को, हाँ मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं चला जाता हूँ। फिर जिजिया कॉन्ट्रडिक्शन आप हो जाएगा हाँ इक्वालिटी के साथ। मैं आपको बताता हूँ। देखें, इक्वालिटी मिसाल के तौर पर आप यूं देखें कि एक मुसलमान है, उसको ज़कात देनी है, ठीक है, उसको ज़कात देनी है 2.5%, यानी 85 ग्राम सोना में से 2.5% उसको 1 साल के बाद देना है। ये ज़कात इस्लाम की तरफ से लगता है। एक्स्ट्रा टैक्सेस जो हैं वो सब के ऊपर लगेंगे। यानी एक टैक्स होता है जो आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर है, और उधर जिम्मी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो ज़कात से भी कम है, ज़कात से भी कम है, और कई दफ़ा तो माफ़ भी किया गया है। यानी अगर वो लोग जंग के अंदर शामिल हो जाते हैं तो कई दफा तो जिजिये को माफ भी किया गया कि आप मैन पावर दे दें। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं कि उनके पास मैन पावर है मगर उनके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, वो मैन पावर दे देते थे स्टेट को रन करने के लिए। मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं या इंडिया के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं, स्टेट रन करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या टैक्स कलेक्शन के लिए आपको स्टेट रन करने के लिए पैसा तो चाहिए। जिजिया एक उस चीज का नाम है। अब ये कह दिया गया कि जिजिया शायद डिस्क्रिमिनेट करता था, उनको डिस्क्रिमिनेट करता होता तो ज्यादा लगता, वो तो कम लग रहा है, ज़कात तो ज्यादा है। डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर अब तब उसको ऑब्जेक्शन के तौर पर उठा सकते हैं कि उनसे ज्यादा लिया जा रहा है, जो मुसलमान हो गया उससे कम लिया जा रहा है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये चीज आप याद रखें कि जिजिया के साथ फैसिलिटीज क्या थी। मुसलमान के लिए उसकी हिफाजत करना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि किसी मुसलमान की हिफाजत की जाए। जो जिम्मी होते थे, जो माइनॉरिटीज होती थी, रिलीजियस माइनॉरिटीज इस्लामिक स्टेट में, उनकी हिफाजत ज्यादा की जाती थी उनसे कि जो मुसलमान है। ठीक हो गया मेरा भाई? मैं आपको बताऊं, एक किताब है जो गालिबन थॉमस आर्नल्ड है, उन्होंने किताब लिखी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में बयान किया कि इस्लाम जब अरब से निकला, हिजाज से निकला है, जिसको उस वक्त हिजाज कहते थे, तो मिडल ईस्ट नाम रख दिया उसका। मिडल ईस्ट से जब इस्लाम निकलकर अफ्रीका, पर्शिया, रोमन बफर स्टेट्स की तरफ या सीरिया वाली साइड पे फैलना शुरू हुआ है या हिंदुस्तान की तरफ आया है, तो उसने एक कोर रीजन जो लिखी है ना, वहां की जो बफर स्टेट्स के इस्लाम कबूल करने की, सॉरी इस्लाम कबूल नहीं, इस्लामिक स्टेट के अंडर आने की और जिम्मी बनने की, यानी जिजिया माइनॉरिटी बनने की, ये वजह बयान की है कि वो लोग अपनी मर्जी से इंटेंशनली इस्लामिक स्टेट के अंदर आते थे, क्योंकि इस्लामिक स्टेट में उनको ऐसा सुकून मिलता था जो रोमन और पर्शियन एम्पायर के अंदर नहीं था। क्योंकि वो कहते थे कि रोमन्स और पर्शियंस उनसे टैक्स तो लेते थे मगर सिक्योरिटी फराहम नहीं करते थे, सिक्योरिटी नहीं देते थे। मुस्लिम्स का था कि जब वो एक दफा उन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पर उनको एंटर कर लिया अपनी स्टेट के अंदर और उन्होंने जिम्मी बन गए, वो उसके बाद उनके राइट सिक्योर हो जाते थे और मुसलमान कभी उन जगहों पर छापा मार के उनकी औरतों का रेप नहीं करते थे, उनके जो माल है उसको लूटते नहीं थे, उनको हत्याते नहीं थे। तो जिम्मी एक टर्म है, असल में पता क्या बात है, जब आप ओवरऑल आइडिया से ब्रेन वॉश कर दिए जाते हैं तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं ये आपको डेरोगेटरी टर्म्स लगती हैं। ये आपको जिम्मी का मतलब क्या है, मिसाल 1 मिनट के लिए इसका लिटरल मीनिंग पे चले जाते हैं। ये कहते हैं ना जी कि जी हमें डिस्क्रिमिनेट, जिम्मी का मतलब ये है कि मुसलमान उसकी गारंटी लेगा। जिम्मी का मतलब होता है जिम्मा, जिम्मा का मतलब होता है गारंटी। अब इसमें डेरोगेटरी क्या है, ये डी मीनिंग क्या है? एक जिम्मी जो होता है उसका मतलब है मुसलमान उसकी गारंटी लेगा कि इसको कोई दूसरा मुसलमान ना इसकी इज्जत लूट सकता है, ना इसका माल लूट सकता है, ना इसकी जान लूट सकता है। सिंपल। तो इतनी सी बात है मेरा भाई। हाँ, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में अगर जब मैं देख रहा हूँ ना, तो नॉट इन द मॉडर्न पॉलिटिकल टर्म्स बट मिडिवल टाइम में, तो ये काफी सिक्योरिटी देता होगा लोगों को। अभी मैं थोड़ा क्लियर कर पा रहा हूँ उस चीज में। आई कैन रिलेट टू इट सर। नहीं, अच्छा लगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ये बुक जरूर पढ़िएगा शूद्र भाई, ये जो मैंने बताई ना प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, ये जरूर पढ़िएगा। उसमें एक ओरिएंटलिस्ट है, नॉन मुस्लिम, वो कोट कर रहा है कि हजरत उमर फारूक के जमाने में क्यों एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम स्टेट के अंडर खुद जिम्मी बन के ऐसे सरेंडर करते थे, कहते थे हमें हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, हम जिम्मी बनना चाहते हैं। क्यों? उन्होंने लिखा है कि रोमन्स और पर्शियन से अच्छी ट्रीटमेंट होती थी। नॉन मुस्लिम लिख रहा है, सो जस्ट रीड इट। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है सर।